हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड सेमेस्टर से सेकेंड पेपर जिसका नाम है फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशल साइंसेज यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट में आज मैं आप लोगों को मूल्य निरपेक्षता या मूल्य तटस्थता या इसको हम वस्तुनिष्ठता भी कहते हैं के बारे में बताने जा रहा हूँ। मूल्य निरपेक्षता क्या होती है इसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। मूल्य निरपेक्षता क्या है, हम मूल्य निरपेक्ष होकर वैज्ञानिक अध्ययन कैसे कर सकते हैं, मूल्य निरपेक्षता या वस्तुनिष्ठता की विधियाँ कौन कौन सी हैं और वस्तुनिष्ठता या मूल्य निरपेक्षता का महत्व क्या है। तो जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, मूल्य तथ्य विवाद, मूल्य क्या है और तथ्य क्या है, इन बातों से आप अवगत हो चुके होंगे कि मूल्य और तथ्य क्या क्या हैं। जैसा कि मूल्य जो है वह हमारे विश्वास हैं, हमारे परंपराएं हैं, रीति रिवाज, संस्कार, मान्यताएं, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, सभ्यता, ये सब हमारे मूल्य हैं, हमारे आदर्श हैं। यह जो हमारे आदर्श हैं, जीवन जीने की पद्धति, यह क्या है, मूल्य हैं। हमारी भावनाएं हैं, हमारी मानसिकता है, हमारे विचार हैं, हमारे संवेग हैं, आवेग हैं, यह सब मूल्य हैं। तो सामाजिक अध्ययन में, समाज विज्ञान में जब हम अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं जब, तो उसमें हम मूल्य निरपेक्ष होकर अध्ययन करते हैं। मूल्य सापेक्ष होकर जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारे जो अध्ययन होंगे या जो रिसर्च होंगे वो पूर्ण नहीं होंगे, वैज्ञानिक नहीं होंगे। यानी कहने का आशय यह है कि जब अध्ययन करता एक अनुसंधान करता किसी घटना को किसी घटना को अपने विचारों, भावनाओं, पूर्वाग्रहों, कल्पना, व्यक्तिगत पक्षपात आदि से प्रभावित होकर उन्हीं के अनुरूप ग्रहण करता है। उन घटनाओं को उन्हीं के अनुरूप ग्रहण करता है। किनके अनुरूप? उसकी अपनी जो भावनाएं होती हैं, अपनी जो विचार होते हैं, जो विश्वास होते हैं, जो उसके आदत होते हैं, जो कल्पना होती है, पूर्वाग्रह होते हैं, उसी से प्रभावित होकर जब घटनाओं को उसी रूप में ग्रहण करता है तो उसे हम व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ या मूल्य सापेक्ष अध्ययन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिनिष्ठ, यानी कि वह व्यक्ति अपने विचारों से प्रभावित होता है, अपने आदतों से प्रभावित होता है, और इसी तरह से हम उसको मूल्य सापेक्ष कहते हैं या आत्मनिष्ठ कहते हैं, क्योंकि वह अपनी आत्मा के अनुसार उसका विवरण करता है, विवेचन करता है। तो इस प्रकार का जो अध्ययन होता है, जो मूल्य सापेक्ष अध्ययन होता है, उस अध्ययन के अंतर्गत हमारा जो शोध है वह वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। शोध में कई कमियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे शोध में मूल्य सापेक्ष अध्ययन करने से शोध में कौन सी कमियां उत्पन्न हो जाती है? पहला है वैज्ञानिकता का अभाव। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि विज्ञान क्या है और हम किसी भी विषय को विज्ञान बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक अपनाते हैं, कौन कौन सी तकनीकी अपनाते हैं। तो विज्ञान बनाने के लिए कुछ वैज्ञानिक पद्धति होती है, उस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं अपने रिसर्च में, अपने अनुसंधान में। तो जब हम मूल्य सापेक्ष अध्ययन करते हैं, मूल्य सापेक्ष यानी कि मूल्यों से प्रभावित होकर मूल्य सापेक्ष जो अध्ययन करते हैं उससे कई कमियां होती हैं। वैज्ञानिकता का अभाव होता है, क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं। हम उसको किस दृष्टिकोण से सोचते हैं? अपने विश्वासों, अपनी मान्यताओं, अपनी भावनाओं के अनुरूप सोचते हैं। तो हमारा शोध वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। उसमें सत्यता का अभाव हो सकता है, जो सत्य बातें हैं उस सत्यता का अभाव हो सकता है। यानी कि हम वास्तविक घटनाओं से दूर हो सकते हैं, प्राकृतिक घटनाओं से दूर हो सकते हैं, हम अपने अनुसार उनका निरूपण करने लगते हैं। उसका अध्ययन जो होता है, मूल्य सापेक्ष अध्ययन जो होता है, वह कैसा होता है? वह आत्मनिष्ठ हो सकता है, या फिर वह व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है। व्यक्ति के लिए वह विषय रुचिकर हो सकता है, तो इस तरह से जो अध्ययन होता है वह क्या होता है? एक पक्षी हो सकता है। हम केवल एक ही पक्ष का अध्ययन कर सकते हैं, एक पक्षी अध्ययन करते हैं। एक पक्षी अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि हम वह अध्ययन जो होता है आत्मनिष्ठ हो सकता है, या जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उसी अच्छी वस्तुओं को अपने शोध में महत्व देते हैं। यानी कि जो अच्छा लगता है या रुचिकर लगता है, रुचिकर
जो हमें अच्छी लगती हैं या रुचिकर लगती हैं, उन्हीं को अपने शोध में हम महत्व देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो शोध होता है, जो अध्ययन होता है, वह एक पक्षी हो सकता है। जो मूल्य सापेक्ष अध्ययन किया जाता है उसमें सामान्यीकरण का अभाव हो सकता है। सामान्यीकरण का अभाव हो सकता है। सामान्यीकरण का अभाव क्यों हो सकता है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अध्ययन करता है। तो इस तरह से यदि 10 व्यक्ति एक ही विषय का अध्ययन करें तो वह 10 प्रकार की राय दे सकते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है तो जितने भी व्यक्ति होंगे वह सब एक ही राय देंगे या एक ही परामर्श देंगे या एक ही सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे। जैसे उत्प्लावन का नियम, इसको हम यदि सिद्ध करें तो जो उत्प्लावन ने नियम दिया था वही हमारे लिए भी है। यानी कि सामान्य बातें होती हैं कि एक व्यक्ति ने, हमारे पूर्वजों ने जो दे दिया है या हमारे पूर्व के वैज्ञानिकों ने दे दिया है, उसी विषय पर हम फिर रिसर्च करते हैं तो वही परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से सामान्यीकरण होता है। तो मूल्य सापेक्षता में सामान्यीकरण का अभाव होता है। तो अब हम क्या करें? यदि हमारा शोध पूर्ण नहीं हो सकता है, वैज्ञानिक नहीं हो सकता है, सामान्यीकरण का अभाव हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष बनाना चाहिए। यानी कि मूल्यों से तटस्थ होकर अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे संवेग हैं, आवेग हैं, मनोवेग हैं, विचार हैं, आदर्श हैं, यही हमारे मूल्य हैं। तो जब हम किसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। मूल्य निरपेक्षता क्या होता है? जब हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं या वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि तथ्यों को उसी रूप में ग्रहण किया जाए। जो तथ्य हैं, तथ्यों को उसी रूप में ग्रहण किया जाए जिस रूप में वे हमें दिखाई देते हैं। तभी हमें वास्तविकता का ज्ञान हो सकता है, तभी हमें यथार्थ ज्ञान हो सकता है। यानी कि जो घटनाएं जिस रूप में घटित होती हैं उसी रूप में उन घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। हमें अपने विचार उसमें समाहित नहीं करना चाहिए। अपने दृष्टिकोण से उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि जो घटना हमें दिखाई देती है उसी घटना के अनुरूप ही हमें विश्लेषण करना चाहिए। आत्मविश्लेषण नहीं करना चाहिए, बल्कि बाह्य वस्तुओं को देखकर हमें उस आधार पर विश्लेषण करना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार का अध्ययन करते हैं तो यही अध्ययन हमारा मूल्य तटस्थता या मूल्य निरपेक्षता कहलाता है। अब प्रोफेसर ग्रीन ने मूल्य निरपेक्षता की परिभाषा दी है कि मूल्य निरपेक्षता होता क्या है। प्रोफेसर ग्रीन का कहना है कि प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता, वही क्या है? मूल्य निरपेक्षता है या वस्तुनिष्ठता है। इसको हम वस्तुनिष्ठता भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, इसको वस्तुनिष्ठता भी कह सकते हैं। प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं कि प्रमाणों का, तथ्यों का निष्पक्ष रूप से करने की इच्छा और योग्यता ही क्या है? वस्तुनिष्ठता है या वह मूल्य निरपेक्षता है। तो ये निष्पक्षता क्या है कि घटनाओं को हम जब देखते हैं तो जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें किसी दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए या स्वयं के विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो वस्तु जिस रूप में दिखाई देती है उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए। योग्यता का क्या अर्थ होता है? योग्यता का अर्थ होता है कि जब हम अध्ययन करते हैं तो तटस्थ दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी कि न्यूट्रलिटी, तटस्थ दृष्टिकोण अपनाते हैं और स्वयं के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, संस्कारों और पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त रहते हैं। आदि से मुक्त रहकर हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो यह हमारी योग्यता है कि हम मूल्यों से पृथक हों, अपने विचारों से पृथक हों, अपनी भावनाओं से पृथक हों। वहीं लावेल जे कार का कहना है, लावेल जे कार का कहना है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ ऐसी योग्यता से है, या इसको हम मूल्य निरपेक्षता भी कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने को उन स्थितियों से अलग रख सके जिनका वह स्वयं एक भाग है। यानी हम किसके भाग हैं? मूल्यों के भाग हैं, आदर्शों के भाग हैं। तो हम अपने को मूल्यों से अलग रख सकें और किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता, लगाव या भावना के बजाय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर
तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप से अवलोकित कर सकें। यही क्या है? वस्तुनिष्ठता है या मूल्य निरपेक्षता है। इस तरह से हमने दो परिभाषाओं को आपको बताया, प्रोफेसर ग्रीन और लावेल जे कार का। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें प्रविधि इंपॉर्टेंट है कि हम मूल्य निरपेक्षता क्या है या इसकी प्रविधि क्या है, हम कैसे कैसे मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से लावेल जे कार ने कहा है कि व्यक्ति को अपने पूर्वाग्रहों भावनाओं से मुक्त होकर अध्ययन करना चाहिए, यही मूल्य निरपेक्षता है। आइए हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं या किस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं मूल्य निरपेक्ष होकर। आइए देखते हैं हम वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं या विधियां कौन कौन सी हैं, या फिर हम मूल्य निरपेक्ष होकर अध्ययन कैसे कर सकते हैं, यानी कि मूल्य निरपेक्ष होने के लिए हमें क्या क्या अपनाना पड़ेगा, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। पहला है दैव निदर्शन का प्रयोग, इसको हम रैंडम सिस्टम भी कहते हैं। रैंडम सिस्टम या सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग इसको हम कहते हैं। या रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? इसको हम यादृच्छिक भी कहते हैं, यादृच्छिक, यादृच्छिक, यादृच्छिक भी कहते हैं। हम अपने अध्ययन में रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। जब हम रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब दैव निदर्शन का प्रयोग करते हैं, तो हमें एक निश्चित तथ्य प्राप्त हो सकते हैं, निश्चित आंकड़ा प्राप्त हो सकता है। रैंडम सिस्टम का तात्पर्य होता है कि हम अपने विषय को इस रूप में लेते हैं कि पूरी, यानी कि पूरा क्षेत्र थोड़ा थोड़ा करके पूरा क्षेत्र कवर हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके पूरा क्षेत्र कवर हो जाए। जैसे हमें किसी विधानसभा क्षेत्र का अध्ययन करना है, विधानसभा का अध्ययन करना है, विधानसभा में मतदाताओं का विचार जानना है, मतदाताओं का विचार जानना है, तो हम जब पूरे विधानसभा के मतदाताओं का विचार जब जानने का प्रयास करेंगे तो इससे बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, एक विधानसभा में बहुत बड़ी जनसंख्या रह सकती है। तो ऐसे में हम सभी मतदाताओं से नहीं पूछ सकते हैं। तो ऐसे में सिस्टम क्या होता है कि हम सैंपलिंग कर लेते हैं, सैंपलिंग कर लेते हैं। जब सैंपलिंग कर लेते हैं तो सैंपलिंग के आधार पर इस विधानसभा के चारों एरिया को कवर कर लेते हैं, चारों एरिया के कुछ क्षेत्रों को कवर कर लिया जाता है, कुछ क्षेत्रों को कवर कर लिया जाता है, इसमें कुछ क्षेत्रों को कवर कर लिया जाता है। जब कुछ क्षेत्रों को हम कवर कर लेते हैं तो इस तरह से जब हम अपना अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन कम समय में और सटीक हो सकता है। हमारा अध्ययन जो होता है कम समय में और सटीक परिणाम पर पहुंच सकता है। जैसे कि विधानसभा में हमने 10 गांव ले लिए, तो इस तरह से हमने अगर 10 गांव का अध्ययन किया, 10 गांव का हमने अध्ययन कर लिया, 10 गांव का, 10 गांव, यह 10 गांव विधानसभा में एक साइड से नहीं होना चाहिए। हमारा जो है सैंपलिंग इस तरह से होनी चाहिए कि मतदाताओं का सभी समूह शामिल हो जाए, सभी जातियों को हम कवर कर लें, सभी धर्म को हम कवर कर लें। जो भी वोटर लिस्ट में जितने भी नाम हैं, एक गांव के वोटर लिस्ट में जितने भी नाम होते हैं, 1000 या जो भी हैं समथिंग 1000 नाम होते हैं, तो 1000 वोटर में से हम इस तरह से सैंपलिंग करते हैं जैसे कि 40 लोगों को करना है, हमें 40 लोगों को सेलेक्ट करना है, 40 लोगों को सेलेक्ट करना है। जैसे 1000 मतदाताओं में हमें 40 लोगों से क्वेश्चन करना है, तो 40 लोगों का हम ऐसा चयन करेंगे कि सभी जाति के लोग इसमें शामिल हो जाएं, सभी धर्म के लोग शामिल हो जाएं, सभी लिंग के लोग शामिल हो जाएं, सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हो जाएं। तो इस तरह से हमें सभी आयु वर्ग का सभी आयु वर्ग के दृष्टिकोण का पता चलता है, सभी धर्मों का पता चल जाता है, सभी जातियों का पता चल जाता है। तो उस अध्ययन पर हम अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निश्चित परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। तो इस पद्धति में हम यादृच्छिक पद्धति का प्रयोग करते हैं या रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर निर्भरता कम होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जो हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, जो हम अनुसंधान करते हैं, जब रिसर्च करते हैं किसी विषय पर या सर्वे करते हैं, या फिर जैसे कि एग्जिट पोल होता है, एग्जिट पोल भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, सैंपलिंग पद्धति के द्वारा होता है। तो जब ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी काम करते हैं।
तो क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर निर्भरता कम होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यकर्ता अवैधानिक पद्धति भी अपना सकते हैं या गलत डाटा भी दे सकते हैं, गलत सूचनाएं भी दे सकते हैं। ऐसे में जो अनुसंधानकर्ता होता है, जो अनुसंधान करता है, उसको चाहिए कि वह क्षेत्र में भी भ्रमण कर ले और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से भी पूछताछ कर ले और उनका जो क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को वैयक्तिक रूप से स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, यानी कि वह जो अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन की प्रविधि होती है, जो तकनीक होती है, उसी तकनीक के आधार पर उनको अध्ययन करने के लिए कहना चाहिए। उनको कोई व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए कि वह अपना अध्ययन पद्धति को बदल सकें। उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए और यह सब सारी पद्धति जो होती है, यह पक्षपात को कम करने के लिए किया जाता है। यांत्रिक साधनों का प्रयोग, हम अपने शोध में यांत्रिक साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। मूल्य निरपेक्ष होने के लिए यह जरूरी है कि यांत्रिक साधन का प्रयोग किया जाए। जब तक हम यांत्रिक साधन का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम मूल्य निरपेक्ष हो नहीं सकते हैं। तो मूल्य निरपेक्ष होने के लिए हमें यांत्रिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यांत्रिक साधनों का प्रयोग में क्या है, जो तथ्य हैं, तथ्यों का संकलन करना चाहिए, तथ्यों का संकलन करना चाहिए। दूसरी पद्धति इसमें ये हो सकती है, तथ्यों का हम जब संकलन करते हैं तो हम तथ्यों का सारणीयन करते हैं, सारणीयन भी करते हैं। और इसके अलावा सारणीयन के अलावा हम डाटा विश्लेषण करने के लिए हम कंप्यूटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर टेप रिकॉर्डर का, उनकी बातों को टेप करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या प्रयोग कर सकते हैं? यांत्रिक साधन कौन कौन से हैं? फोटोग्राफ होते हैं, फोटोग्राफ होते हैं। हम विभिन्न स्थानों का फोटो ले सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं। पंचिंग मशीन हो सकती है, कैलकुलेटर हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है। ये सारे साधन जो हो सकते हैं यांत्रिक साधन होते हैं, क्योंकि हम जब तथ्यों का संकलन कर लेते हैं तो उनका हम वर्गीकरण करते हैं। सारणीयन के अंतर्गत क्या है, हम वर्गीकरण करते हैं, भिन्न भिन्न आयु वर्ग को एक समूह में रखते हैं, भिन्न और लिंग को एक समूह में, लिंग के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, जाति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, धर्म के आधार पर वर्गीकरण करते हैं और किन उत्तरदाताओं ने क्या क्या जवाब दिया, इस जवाब का वर्गीकरण करते हैं। तो इस तरह से हम फोटोग्राफ का भी प्रयोग करते हैं, टेप रिकॉर्डर का, उनकी बातों को हम टेप करते हैं, उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ये सब जो होते हैं ये हमारे यांत्रिक साधन होते हैं। इन साधनों को अपनाकर हम अपना रिसर्च पूरा करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली व सूची का प्रयोग। हम अपना अध्ययन करने के लिए, शोध करने के लिए प्रश्नावली तैयार करते हैं, क्वेश्चनियर तैयार करते हैं। उसमें शब्दों की सीमा रखते हैं, समय की सीमा रखते हैं, क्वेश्चन की सीमा रखते हैं। जैसे हमें 20 क्वेश्चन पूछना है कि 40 क्वेश्चन पूछना है, और क्वेश्चन जो होता है वह एक ही क्षेत्र से नहीं होनी चाहिए, भिन्न भिन्न क्षेत्र से होनी चाहिए। मतदाता को ऐसा न लगे कि ये केवल वोट के बारे में जानने आए हैं या हमारे विचार को जानने आए हैं, बल्कि उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्नावली तैयार करनी चाहिए। और इस तरह से हमारी जो प्रश्नावली होती है उससे जब अध्ययन करते हैं तो हमारा अनुसंधान जो होता है, जो रिसर्च होता है, वह रिसर्च कैसा होता है? नियंत्रित होता है। हमारा जो रिसर्च होता है वह नियंत्रित होता है। हम अनकंट्रोल नहीं हो पाते हैं, यानी कि व्यापक रूप से हमारा अध्ययन असंतुलित नहीं हो पाता है, वह संतुलित होता है। वह अध्ययन हमारा संतुलित होता है। हम कम समय में अपने अध्ययन को पूरा कर लेते हैं। प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग, हमें अपने अनुसंधान के अंतर्गत प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोगात्मक पद्धति के अंतर्गत हम विभिन्न समूहों का चुनाव करते हैं। जैसे कि 2 समूहों का चुनाव इसमें किया जाता है। एक समूह जो होता है नियंत्रित होता है, दूसरा प्रयोगात्मक होता है। तो प्रयोगात्मक पद्धति में जो नियंत्रित होता है, नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह, जो नियंत्रित समूह होता है
और जो प्रयोगात्मक समूह होता है, ये दो प्रकार के समूह होते हैं। इस प्रयोग जो हम नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह दो समूहों में बांटते हैं अपने अध्ययन को। जो नियंत्रित समूह होता है उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि जो समूह नियंत्रित होता है उसमें हम कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रयोगात्मक समूह होता है उस प्रयोगात्मक समूह के अंतर्गत हम परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वह प्रयोग करने की विषय वस्तु होती है, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं, परिवर्तन करते हैं, कृत्रिम परिवर्तन करते हैं। और यह देखते हैं दोनों समूहों का अध्ययन करके, नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह दोनों समूह का अध्ययन करके यह देखते हैं कि परिवर्तन कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, परिवर्तन होने का कारक क्या है या परिवर्तन होने का कारण क्या है, दोनों समूह में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम प्रयोगात्मक पद्धति का भी प्रयोग करते हैं। जिस तरह से विज्ञानों में किया जाता है वैसे हम इसको समाज में भी लागू कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं। आइए अब छठवां देखते हैं, सांख्यिकी अनुमापों का प्रयोग। सांख्यिकी अनुमापों का प्रयोग, ये जो सांख्यिकी अनुमाप होते हैं इसके अंतर्गत हम संख्या का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हम किसका प्रयोग करते हैं? संख्या का, विभिन्न संख्या का प्रयोग करते हैं। और संख्या का प्रयोग करते हैं, संख्या के अलावा हम गणना का प्रयोग करते हैं। गणना, संख्या और गणना का प्रयोग करते हैं, जिसे विभिन्न रिसर्च में हम देखते हैं। विभिन्न रिसर्च में विभिन्न अध्ययन पद्धतियों का या विभिन्न डाटा का प्रमापीकरण किया जाता है या वर्गीकरण किया जाता है। उस वर्गीकरण के अंतर्गत हम संख्या का प्रयोग करते हैं। संख्या का, जैसे कि हम प्रतिशत को निकालते हैं या फिर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विभिन्न सांख्यिकी अनुमापों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है समूह अनुसंधान पद्धति का प्रयोग। समूह अनुसंधान पद्धति, यह समूह अनुसंधान पद्धति क्या होती है? जैसे कि जो हम अनुसंधान करते हैं वह समूहों में होना चाहिए। जैसे कि एक सामूहिक घटना का जो अध्ययन जब किया जाता है तो अलग अलग रूप में उसको करना चाहिए। एक सामूहिक घटना का अध्ययन अलग अलग रूप में करना चाहिए। जैसे कोई घटना घटित होती है, कोई घटना घटित होती है तो इस घटना का अध्ययन केवल एक व्यक्ति के द्वारा न होकर कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। जब कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो उसके भिन्न भिन्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं और भिन्न भिन्न निष्कर्षों के आधार पर हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। इसमें एक सामूहिक घटना का जो अध्ययन किया जाता है वह अलग अलग रूप में होना चाहिए। जैसे कि यह समूह अध्ययन हो गया, इसके अलावा हम समूह अध्ययन हो गया, यानी कि एक व्यक्ति एक ही घटना, यानी कई व्यक्ति एक घटना का अध्ययन करते हैं, कई व्यक्ति एक घटना का अध्ययन करते हैं तो उनके अध्ययन के आधार पर हम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, कुछ निश्चित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं। या इस तरह हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति, या इस तरह से भी हो सकता है कि एक व्यक्ति कई समूहों का अध्ययन करे, कई समूहों का अध्ययन करे, एक व्यक्ति कई समूहों का अध्ययन करे। जब कई समूहों का अध्ययन करेगा तो कई समूहों में वह कुछ सामान्यीकरण देख सकता है, सामान्य बातें देख सकता है। तो या तो यह पद्धति दो प्रकार से प्रयोग की जाती है, एक समूह अध्ययन के रूप में, एक व्यक्तिगत अध्ययन के रूप में। समूह अध्ययन के रूप में और व्यक्तिगत अध्ययन के रूप में। व्यक्तिगत अध्ययन के रूप में। समूह अध्ययन के अंतर्गत एक ही घटना को या एक ही विषय पर कई लोग अनुसंधान करते हैं और कई लोगों का जो हमें निष्कर्ष प्राप्त, कई लोगों का जो हमें डाटा प्राप्त होता है उस आधार पे हम सामान्यीकरण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। हो सकता है कि उनके जो डाटा हैं या उनके जो तथ्य हैं भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और इसी तरह से व्यक्तिगत आधार पर कई समूहों का अध्ययन किया जाता है। एक ही व्यक्ति कई समूहों का एक ही व्यक्ति एक से अधिक समूहों का अध्ययन करता है, एक से अधिक समूहों का अध्ययन करके वह निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करता है। अंतर्वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, हमें समाज विज्ञानों में भी अंतर्वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। अंतर्वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हम जैसे कि राजनीति विज्ञान विषय में कोई अध्ययन करते हैं तो हमें केवल राजनीतिक पद्धतियों को नहीं अपनाना चाहिए बल्कि साइकोलॉजिकली पद्धति को भी अपनाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए, समाजशास्त्री पद्धति को अपनाना चाहिए, ऐतिहासिक पद्धति को अपनाना चाहिए, तुलनात्मक पद्धति को अपनाना चाहिए और विज्ञान की जो पद्धतियां हैं उनको भी अपनाना चाहिए। तो इस तरह से अंतर्वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हमें करना चाहिए। मिश्रित सांस्कृतिक उपागम का प्रयोग, यह जो मिश्रित सांस्कृतिक उपागम होता है इसके अंतर्गत एक सांस्कृतिक समूहों का अध्ययन दूसरे सांस्कृतिक समूहों से संबद्ध अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि जो एक व्यक्ति जो है वह किसी
समूह से संबंध है, किसी समूह से, ग्रुप से संबंध है। मान लीजिए ए ग्रुप है, तो यह अब जो यह किस ग्रुप से समूह है, किस जो ए व्यक्ति है यह किसी समूह से संबंध है, एक समूह से संबंध है। तो यह अब दूसरे समूहों का अध्ययन करे, दूसरे समूहों का अध्ययन करे, यानी कि बी समूह का, बी ग्रुप का अध्ययन करे। यानी कि जो व्यक्ति जिस संस्कृति से संबंध रखता है वह अपनी संस्कृति का अध्ययन न करे, बल्कि वह किसी दूसरी संस्कृति का अध्ययन करे। इस पद्धति को हम मिश्रित सांस्कृतिक उपागम कहते हैं। यानी कि किसी एक सांस्कृतिक समूहों से संबद्ध व्यक्तियों को दूसरे सांस्कृतिक समूहों का अध्ययन करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठता या मूल्य निरपेक्षता का महत्व क्या होता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी। चूँकि जब अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का भाव होता है तो अध्ययन हमारा जो है वैज्ञानिक नहीं हो पाता है, प्रमाणिक नहीं हो पाता है, वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। हम मूल्य सापेक्ष होकर सत्यता का पता नहीं लगा सकते हैं। अतः हमें मूल्य निरपेक्ष होकर अध्ययन करना चाहिए और हमें अपने अध्ययन में मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, मूल्य सापेक्ष नहीं होना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता या मूल्य निरपेक्षता का महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व है अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए। हम अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं या वैज्ञानिक बनाना हमें अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना है। इसलिए अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए हम इस मूल्य निरपेक्षता को अपनाते हैं, क्योंकि मूल्य निरपेक्षता नहीं होगा तो फिर अध्ययन को वैज्ञानिक हम नहीं बना सकते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पर्यवेक्षण, निरीक्षण, तथ्यों का संकलन, सत्यापन, वर्गीकरण, निष्कर्ष इत्यादि पद्धतियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग हेतु हमें मूल्य निरपेक्ष की आवश्यकता होती है। यानी कि जो वैज्ञानिक पद्धति होता है उसको हम जब सफल प्रयोग करने के लिए हमें मूल्य निरपेक्ष होना पड़ता है, मूल्य सापेक्ष नहीं होना पड़ता है। जब हम मूल्य निरपेक्ष होंगे या वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करेंगे तभी हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। फिर हम आत्मनिष्ठ तत्वों को ही सम्मिलित करते हैं। प्रतिनिधिपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमारे तथ्य होते हैं, जो सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं या जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उस सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक घटनाओं में जो तथ्य मिलते हैं वह उन तथ्यों का हम प्रतिनिधित्वपूर्ण तथ्य लेते हैं। तो प्रतिनिधित्वपूर्ण तत्व यानी कि प्रतिनिधित्वपूर्ण तथ्य क्या होता है कि जो सबका प्रतिनिधित्व कर सके, तो ऐसे तथ्यों को हम लेते हैं, अपने अध्ययन में समाहित करते हैं। तथ्यों के सत्यापन हेतु, तथ्यों के सत्यापन के लिए हमें मूल्य निरपेक्षता की पद्धति अपनानी चाहिए। मूल्य निरपेक्षता की पद्धति अपनानी चाहिए। यानी कि मूल्य निरपेक्ष होकर हम तथ्यों का अध्ययन करें, तथ्यों का संकलन करें और तथ्यों का सत्यापन करें। इसी तरह से निष्पक्ष निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए, वास्तविक ज्ञान की वृद्धि के लिए, नए समस्याओं का पता लगाने के लिए हम जब हम फील्ड में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं अध्ययन करने के लिए, तो हम किसी एक समस्या पर अध्ययन करते हैं। लेकिन जब अध्ययन करने के लिए पहुंचते हैं तो हमें अनेक प्रकार की समस्याएं सामने दिखाई देने लगती हैं। हमें आभास होता है कि हम अभी वास्तविकताओं से बहुत दूर हैं। हम तो छोटी सी समस्या लेकर चले थे इस क्षेत्र में शोध करने के लिए, लेकिन यहाँ तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो इस तरह से इस अध्ययन से, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन से हमें नई नई समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं और उन नई नई समस्याओं पर हम अध्ययन करते रहते हैं। जो समाज में विभिन्न भ्रांतियाँ होती हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए भी हम मूल्य निरपेक्ष होकर अध्ययन करते हैं। जैसे भ्रांतियाँ क्या होती हैं? जैसे कि अमुक जाति के लोग बहुत कठोर होते हैं, या अमुक धर्म के लोग बहुत कठोर होते हैं, या नागा बहुत असभ्य होते हैं इत्यादि। जैसे ये विभिन्न भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। तो हम जब उस क्षेत्र में जाते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं मूल्य निरपेक्ष होकर, तब हमें वास्तविकता का पता चलता है और भ्रांतियां हमारी दूर होती हैं। जैसे हम किसी क्षेत्र में जाते हैं, किसी धार्मिक क्षेत्र में जाते हैं, उस धार्मिक क्षेत्र में उस क्षेत्र में एक ही धर्म का वर्चस्व है।
तो जब हम उसमें एंट्री करते हैं तो हमको ऐसा लगता है, डर लगता है। लेकिन जब हम बातें करने लगते हैं तो कितने फेमिलियर तरीके से लोग बात करते हैं, कितने अच्छी तरीके से लोग बात करते हैं, कितने सुहृदयपूर्वक सज्जनता के साथ हमारे साथ पेश आते हैं, तब हमारी भ्रांतियां दूर होती हैं। तो जो विभिन्न भ्रांतियां होती हैं समाज में, जो राज्य में या अध्ययन की इकाई में, अध्ययन के क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में जो विभिन्न भ्रांतियां होती हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम मूल्य निरपेक्षता का या वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करते हैं। इससे हमें हमारा जो निष्कर्ष होता है वह निष्पक्ष होता है। जैसे कि अगर हम मूल्य निरपेक्ष होकर अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन पर फिर कोई व्यक्ति अध्ययन करे, अनुसंधानकर्ता अध्ययन करें, तो उसको भी वही परिणाम प्राप्त होते हैं जो हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हम इस अपने अध्ययन को वास्तविक बनाने के लिए मूल्य निरपेक्षता का प्रयोग हमें करना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में मूल्य निरपेक्षता, मूल्य तटस्थता या वस्तुनिष्ठता के विधियाँ, मूल्य निरपेक्षता क्या है, मूल्य निरपेक्षता की विधियां, यानी कि मूल्य निरपेक्षता हम किस तरह से अपना सकते हैं, सामाजिक विज्ञानों में मूल्य निरपेक्षता का क्या महत्व है, इन सब बातों से अवगत कराया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।